नमस्कार एमपी, मैं डॉक्टर दिव्य प्रकाश दुबे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके मनपसंद सजीव फोन इन कार्यक्रम में। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम आपको विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों की राय से अवगत कराते हैं, हसीन वादियों में घुमाने लेकर जाते हैं और मधुर संगीत से आपके जीवन को रसमय बनाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज है विक्रम संवत 2079 चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी तथा अनुसार 12 अप्रैल 2022। आज का दिन है मंगलवार। हम हैं आपका दूरदर्शन परिवार। चलिए जानते हैं आज का विचार। विज्ञान हमारी मानव जाति के लिए एक बहुत ही बड़ा तोहफा है और मानवता के लिए एक खूबसूरत तोहफा है। हमें इसे बिगाड़ना नहीं चाहिए। अब्दुल कलाम की ये पंक्तियाँ युगों युगों तक मानव जाति का मार्गदर्शन करती रहेंगी और एक प्रेरणा स्रोत का कार्य करेंगी। इसी के साथ चलिए जानते हैं आज की कुछ खास खबरें। 1961 में आज ही के दिन मानव जाति ने पहली बार अंतरिक्ष की उड़ान भरी थी। हजारों वैज्ञानिकों और हजारों गणितज्ञों ने मिलकर एक अभूतपूर्व कार्य को करके दिखाया था। आज के दिन उन शिक्षकों के प्रति आभार प्रकट किया जाता है जो हमारे जीवन में एक परिवर्तन लेकर आते हैं। जब सिकंदर की सेनाएं हिंदुस्तान की सरहद पर दस्तक दे रही थीं, तब एक शिक्षक था, एक टीचर था जो अलग अलग राजाओं के पास गया और उनसे जाकर कहा कि अपने आपस की लड़ाई छोड़ दो, अपने आपस की दुश्मनियां छोड़ दो और साथ आ जाओ, ताकि मानव जाति बाहर की हरकतों से और बाहर की लोग हम पे राज ना कर सके। जब उसे हर जगह से निराशा मिली तो उसने सड़क के किनारे बैठे एक लड़के को चुना, उसको शिक्षा दी और उसे चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बनाया। एक शिक्षक के पास इतनी ताकत होती है कि वो पूरे युग को परिवर्तित कर सकता है। जब भगवान पृथ्वी पर इंसान बनकर आए तो उन्होंने अपने गुरु के चरणों को स्पर्श किया। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। यदि एक देश अपने शिक्षक को सम्मान नहीं देता तो इतिहास उस देश को स्थान नहीं देता। इसी के साथ वक्त हो चला है मिलने का हमारे आज के मेहमान से। पर्यावरण में, प्रकृति में परिवर्तन एक नियम है। ये परिवर्तन हमें शिक्षा जगत में देखने को मिलता है। पहले एक ज़माना हुआ करता था कि बच्चे अपने घर पर से दूर जाकर किसी गुरुकुल में पढ़ाई किया करते थे। फिर परिवर्तन आया कोरोना काल में, तो हमने ये देखा कि हमारे मोबाइल फ़ोन ही हमारे लिए स्कूल और कॉलेजेस बन गए। हर बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन आ गया, हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल फ़ोन आ गया और इसी के साथ संख्या बढ़ गई साइबर क्राइम की। इसी विषय पर हमें महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर शोभित चतुर्वेदी सर। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम एकदम बेसिक से बात करते हैं। साइबर क्राइम आखिर होता क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं? देखिए, साइबर क्राइम की बात करें तो जो भी साइबर क्राइम की हम डेफिनेशंस की बात करते हैं तो जो भी कंप्यूटिंग डिवाइस है, जैसे आजकल आपका मोबाइल हो गया, पहले कंप्यूटर्स हुआ करते थे, फिर लैपटॉप आए, फिर टैबलेट्स आए। अब हम बात करेंगे कि जो भी कंप्यूटिंग डिवाइस जिसके तहत जो क्राइम किया जाता है वो साइबर क्राइम के अंतर्गत में आता है। दूसरी चीज़ कि साइबर क्राइम सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स आजकल हो गए हैं। क्योंकि पहले बहुत 3 या 4 ही चीज़ होती थी कि वायरस डाल दिए या हैक कर लिया या चीज़ें। अब आजकल सबसे ज़्यादा मेन जो दिक्कत है वो है फाइनेंशियल फ्रॉड। जी, सबसे मेन दिक्कत फाइनेंशियल फ्रॉड है। फिर हम बात करें तो अभी हम बात करें कोरोना काल की, तो कोरोना काल में अगर हम बात करें तो बच्चों को अब क्योंकि एजुकेशन के लिए सिर्फ मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर्स के थ्रू ही ऑनलाइन क्लासेस की बात की जा रही थी, हम पढ़ा कर रहे थे, लेकिन अंतर्गत कहीं ना कहीं इसमें भी क्राइम्स होना शुरू हो गए, फॉल्ट्स होना शुरू हो गए, चीज़ें आने लगी, टीचर्स की कंप्लेंट्स आने लगी, बच्चे भी कहीं ना कहीं परेशान हुए और ऐसे करते हुए एक नया क्राइम ने जन्म लिया। फिर इसमें एक आता है साइबर बुलिंग। हम बात करें साइबर बुलिंग की तो साइबर बुलिंग ही अपने आप में एक ऐसा क्राइम है कि पहले जो हम लोग स्कूलों में या कहीं कॉलेज में या कहीं बच्चे घेर के एक बच्चे को परेशान कर रहे थे, आज वो ऑनलाइन हो गया, जिसके कारण एक बहुत बड़ा एक दिक्कत ये है कि बच्चा जब कभी भी स्कूल कॉलेज जाता है या घर जाता है या कहीं पर जाएगा तो उसको कहीं ना कहीं वो दिक्कत ये आती है कि आप उसको फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, आपके ग्रुप में कहीं ना कहीं उस बच्चे को बुलिंग करते हो, जिस कारण से वो मेंटल परेशान हो जाता है। जी, जी। और कई केस हुए हैं जिसमें बच्चों ने सुसाइड तक भी कर लिया है।
तो ये एक बहुत बड़ा क्राइम बच्चों के लिए और ये बुलिंग का जो है बहुत बड़ा बन गया है। तो सर इसको रोकने के लिए क्या किया जाए? जैसे साइबर बुलिंग हो रही है, बच्चों को परेशान कर रहे हैं, तो सर ये तो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो सकता है, जी। तो फिर इसे रोका कैसे जाए? देखिए, सबसे मेन चीज़ है साइबर बुलिंग की कि माँ बाप को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि और टीचर्स को ध्यान देना पड़ेगा, और जिसके साथ हो रहा है उसको भी बहुत ज़्यादा उस चीज़ को बताना पड़ेगा अपने गार्जियंस को या अपने टीचर्स को। क्योंकि क्या है साइबर बुलिंग, क्योंकि आज की तारीख में कोई भी बच्चा कभी भी, सबके मोबाइल है, लैपटॉप है या उनके ग्रुप्स हैं, तो कहीं ना कहीं वो काम करते हैं। लेकिन जब हम ये ऑनलाइन नहीं हुआ था, ऑफलाइन था, तो बच्चा कहीं ना कहीं घर पे रहता था, उसको उतना टाइम बच जाता था। लेकिन ऑनलाइन होने के बाद ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई, तो इसके लिए गार्जियंस को और टीचर्स को ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कैसे हो रहा है और कैसे उसको हमको रोका जा सके। जी, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि एक सजीव फ़ोन इन कार्यक्रम है। यदि आप हमारे विशेषज्ञ से साइबर क्राइम से जुड़ी कोई बातचीत करना चाहते हैं, कोई परामर्श लेना चाहते हैं, यदि आप कुछ ऐसी घटना आपके साथ हुई है उस पर आप कोई सलाह लेना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 0755266049। अगर आप भोपाल के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो 0755 कोड लगाना ना भूलिएगा। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। यदि आप इस नंबर के माध्यम से संपर्क करते हैं तो आपका शुल्क नहीं लगेगा। जी सर, हम बातचीत कर रहे थे साइबर बुलिंग में माता पिताओं को ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो सर, अब तो बच्चों के पास मोबाइल है और ये देखा गया है कि बच्चों को मोबाइल के बारे में माता पिता से तो ज़्यादा पता रहता है, तो फिर वो किस तरह अपने बच्चों पर नज़र रखें? देखिए, क्या है कि मोबाइल जो है, जैसे जब हम बच्चों की बात करें कि 8वीं 10वीं तक के जो बच्चे हैं, इनको ज्ञान ज़्यादा है, लेकिन मोबाइल क्योंकि आप देख सकते हो, आप एक गार्जियन हो, वो बच्चा आपको मना नहीं करता। लेकिन 10वीं के बाद जब बच्चा थोड़ा सा एक मैच्योर लेवल पे आता है, बोलता है नहीं हमारा थोड़ा प्राइवेसी है, ये है वो, उस समय थोड़ा सा आपको टाइट होना पड़ेगा गार्जियंस को। और ऐसे जो ग्रुप्स बनते हैं उसमें टीचर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे जो स्कूल के ग्रुप बनते हैं उसमें टीचर्स भी रहते हैं, तो टीचर्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि उस ग्रुप में क्या एक्टिविटी चल रही है और क्या नहीं चल रही है। क्योंकि अभी ऑनलाइन बहुत सारे ग्रुप बने हैं, क्योंकि ये 2 साल में जो कोरोना काल में गया है, तो ऑनलाइन बहुत सारे ग्रुप बने हैं, उसमें टीचर्स भी हैं, कभी कभी किसी ग्रुप्स में गार्जियंस को भी रखते हैं लोग, ये इसी एक्टिविटीज़ के लिए। तो काफ़ी चीज़ें इससे आप संभाल सकते हैं। जी, इसके अलावा सर आपने फाइनेंशियल फ्रॉड के बारे में बातचीत करी थी। फाइनेंशियल फ्रॉड करने के मेन तरीके क्या हैं? क्या एसएमएस आता है, फ़ोन आता है, कोई वीडियो कॉल आता है, कैसे होता है और इससे बचाव किस तरह किया जाए? देखिए, फाइनेंशियल फ्रॉड्स बहुत सारे तरीके से भी जो चल रहा है, मैं आपको बताता हूँ, एक लाइन से बता देता हूँ। सबसे पहले आता है हमारा कि जैसे हम कहते हैं फिशिंग अटैक, जैसे मछली पकड़ना जिसे हम कहेंगे हिंदी में। तो जिसमें क्या होता है कि जैसे आपने OLX पर कोई चीज़ डाली, सेल करना है या परचेज करना है, तो एक फ्रॉड वो होता है कि वो आदमी आपको एक झांसा देगा कि ऐसा मैं आपसे लेना चाहता हूँ या मैं वहाँ पर नहीं हूँ और मैं आपसे परचेस करना चाह रहा हूँ, मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ, आपका पेमेंट नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले सजग हो जाइए कि कोई भी पेमेंट लेते समय आप कभी भी कोई लिंक को क्लिक नहीं करते। जब आप पेमेंट लेते, रिसीव करते, तो आप कोई भी चीज़ ओके नहीं करते, कोई भी बटन नहीं दबाते, कुछ भी चीज़ नहीं करते। पेमेंट अपने आप आता है, अपने आप हमें कुछ क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे मेन दिक्कत है हमारे साथ कि अगर कोई पेमेंट कर रहा है तो वो बोल रहा है अरे भाई साहब वो पेमेंट आपका जा नहीं रहा, आप उसको तुरंत बोलिए सर आपने पेमेंट अगर नहीं जा रहा है तो आप अपना अकाउंट नंबर दे दें, बोले मेरे अकाउंट में डाल दे भाई। जी, नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, मैं आपको अपना स्कैनर भेज देता हूँ, मेरे स्कैनर पर डाल दे भाई। वो जो QR कोड हम अपना भेज दो, उसका नहीं मत मंगाओ, बोला हम अपना भेज रहे हैं, आप तो हमारे इस पर डाल दो। अच्छा, मतलब अगर हमने उसका QR कोड ऐसे स्कैन कर लिया, आपने स्कैन किया और आपका उसके अंदर एक लिंक आती है, एक्चुअली वो लिंक से आपका जो अकाउंट है वो रिवर्स बैक चालू हो जाता है और उल्टा पेमेंट आपका निकलने लगता है। अच्छा, ये तो सर हमने तो कई बार ऐसा भी देखा है कि दुकानों के बाहर QR कोड लगे रहते हैं जी, तो मतलब उसके थ्रू भी हो सकता है? नहीं, वो एक अलग चीज़ है। मैंने कहा लिंक भेजें, हम एक लिंक भेज रहे हैं। आप देखो टिनी करके एक लिंक आएगी या कोई सी लिंक भेजता है सामने वाला, ऐसे जो केसेस आए हैं उसमें एक लिंक्स आती है, उस लिंक के तहत अगर जब उसको क्लिक करते हैं उसमें एक रिवर्स लिंक लगी होती है, तो एक्चुअल वो आपके अकाउंट में आके वो रिवर्स अकाउंट में पैसा भेजना शुरू कर देता है। तो 1 रुपये डालेगा और उल्टे आपके अकाउंट से जितने भी होंगे खाली कर देगा, 10,000, 1,000, 5,000 जैसा आपके अकाउंट में होगा। जी, तो मेरा एक अच्छा सा सजेशन ये भी है लोगों से कहना है कि आप अपना जो सैलरी अकाउंट है या आपका मेन एक अकाउंट होगा जिसको आप UPI से कभी कनेक्ट ना करें, आप अपने UPI को चाहे गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, बहुत सिक्योर है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उसके वॉलेट में 3,000, 4,000, 5,000 रुपये डाल के रखें, उसको अकाउंट से लिंक ना करें। क्योंकि इनकेस कभी आपका मोबाइल खो जाए या आपका मोबाइल हैक हो जाए या कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो आपका उतना पैसा जाएगा नहीं। तो आपको मेन चीज़ ये है कि अपने वॉलेट का इस्तेमाल करना, ना कि अकाउंट का। अगर आपने अपने अकाउंट्स को लिंक कर रखा है तो आपका अकाउंट खाली होने की संभावना 90% है। अच्छा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम गलती कर देते हैं। रात 12 बजे अभी केस हो गया था, एक गिट्टी वाले का, क्रशर का बंदा था, उसके पास फ़ोन आया, सर मैं आर्मी से बात कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर ये आर्मी फ्रॉड बहुत चल रहा था बीच में,
तो मेरे को आप गिट्टी भिजवा दीजिए एक ट्रक, मैं आपको पेमेंट करा देता हूँ। तो उसने गिट्टी डाल दी, गिट्टी डालने से पहले रात में 1:30 बजे फ़ोन को, नेक्स्ट मॉर्निंग गिट्टी डालनी थी, तो रात को उसका 1:30 बजे फ़ोन आया, सर मैं आपके अकाउंट में पैसे डालूँ, आपका अकाउंट नंबर भेज दो। उसने अपना अकाउंट नंबर से वही लिंक गलती से रात में 1-1:15 बजे का फ़ोन आया उसका, इनने उठाया, ये समय पहुँचे होंगे, इन्होंने वो लिंक क्लिक कर दी और इनके खाते से कम करीबन 12.5-13 लाख रुपये चले गए जी। तो आप ये देखिए कि गलती कहीं ना कहीं गलती आदमी कर देता है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि गलती से भी गलती नहीं करनी जी। मतलब कहने का अर्थ ये है कि बहुत बारीक माइन्यूट लाइन है साइबर की आपको पता नहीं चलेगा कब आप मिस्टेक कर दोगे। और आप भले ही बहुत सजग हो, बहुत अवेयर हो, लेकिन आप कहीं जरा भी चूक करें और सामने वाले ने वहाँ आपका फ्रॉड कर देगा। तो सर इसमें करना क्या चाहिए? जैसे इस व्यक्ति के साथ इतने बड़ी धनराशि का हमला हो गया, तो फिर अब इसे करना क्या चाहिए? ये तुरंत साइबर सेल आए, इन्होंने तुरंत 155260 जो सरकारी नंबर है उसको कॉल किया, उन्होंने सुबह 155260 जी। इसका एक नया नंबर भी प्रकाशित हो गया, मैं बता दे रहा हूँ। तो इन्होंने साइबर सेल पे आके भोपाल कंप्लेन करी और इसको तुरंत तत्काल इस पर कार्रवाई हुई और उसको फिर अभी इन्वेस्टिगेशन में है मामला, और उसको जो रिफंड है उसका पैसा भी उसको मिल जाएगा बहुत जल्द। कितने प्रतिशत केसेस में पैसे वापस मिल जाते हैं? लगभग देखिए, क्या पैसा मिलने का जो केस है वो ये है कि अगर किसी व्यक्ति ने यूज़ कर लिया है जी, तो थोड़ा सा संभावना, वैसे अभी जितना भी केस अभी तक रजिस्टर्ड है 90% केस के पैसे मिल गए हैं लोगों को। मतलब जो जिसने कंप्लेन करी उनमें से 90% लोगों को पैसे मिल वापस चुके मिल हैं, जाते हैं। लगभग मिल चुके हैं। और इसका सबसे बात ये कि इसमें टाइम लगता है, 1 महीने से लेकर 6 महीने के बीच का टाइम लग सकता है, कभी कभी 6 महीने से ज़्यादा भी लगता है, क्योंकि वो पुलिस केस के बाद वो कोर्ट जाता है, कोर्ट से सुनवाई होकर फिर वो पैसा रिफंड होता है। अच्छा, ओके। क्योंकि इसमें अक्सर लोगों के अंदर ये एक शर्म देखी जाती है या एक हिचकिचाहट दिखी जाती है कि हमारे साथ ये चीज़ हो गई, अब हम इसकी रिपोर्ट नहीं करेंगे। तो इसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द करनी है, क्योंकि 90% लोगों को पैसे वापस मिल जाते हैं। सर आपने एक तो बता दिया लिंक के माध्यम से फाइनेंशियल फ्रॉड होता है और हमें बिना सोचे समझे पेमेंट रिसीव करने के लिए किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है? अभी दूसरा, जैसे अभी बीच में आपने सुना होगा कि फ़ोन आते थे कि साहब हम फला बैंक से बात कर रहे हैं, हम आपका ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। फिर बीच में ऐसे कई और अलग वैरायटी से फ़ोन करते हैं कि आधार कार्ड आपका ऐसा हो रहा है, या वो उनको ये भी एक समझ लीजिए फिशिंग अटैक ही है कि वो आपको लगातार फ़ोन करेंगे जी। और अगर आप उनके फ़ोन में फंस गए तो आप पेमेंट अपना दे दोगे, क्योंकि आप वो आपसे कार्ड मांगते हैं, कार्ड नंबर मांगते हैं, आपका CCV नंबर मांगते हैं। अगर आप ये जानकारी देते हो आज, जबकि हर बैंक में RBI गाइडलाइन से हर ATM में लिखा हुआ है कि कभी किसी को पिन नंबर, CCV नंबर ये मत दीजिएगा, और बैंक एम्प्लॉय कभी कॉल नहीं करते। अगर आपके साथ कुछ भी दिक्कत होगी आपको बैंक आना पड़ेगा, बैंक एम्प्लॉय कभी कॉल नहीं करता किसी को जी। तो हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हमारा ऐसा कई पैसा ऐसा निकलता है जी। तीसरा, अगर हम बात करें फाइनेंशियल फ्रॉड की, तो वो है कि जॉब्स लगाना, कि जॉब के लिए मेल आता है कि साहब हमें फला कंपनी से आपको जॉब दिलवा देंगे, तो आप उस पर क्लिक करोगे, वो आपको कहेगा कि रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। आपने जैसे ही रजिस्ट्रेशन किया और आपके अकाउंट से पैसे गए जी। ठीक है। फिर मैट्रिमोनियल का केस हो गया। मैट्रिमोनियल में आप जो जैसे कई रजिस्टर्ड है, जीवनसाथी.com एक रजिस्टर्ड साइट है, पर ऐसी कई और साइट्स हैं जिस पे आप जाके देखते हो, व्यू करते हो, सर्व करते हो, और फिर कहीं ना कहीं जाके वो आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड और कई और फ्रॉड हुए हैं महिलाओं के साथ और लोगों के साथ। जी, हम महिलाओं के ऊपर जो फ्रॉड्स हुए हैं और उनके साथ साथ क्या होता है उस पर तो आते ही हैं। तो सर अभी मुख्यतः अपन ने 2 तरीके देखे, एक तो ये हुआ कि लिंक पर क्लिक नहीं करना है, पेमेंट रिसीव करने के लिए किसी भी प्रकार के लिंक पर क्लिक नहीं करना है, कभी भी कोई बैंक एम्प्लॉय आपको फ़ोन नहीं करेगा इन्फॉर्मेशन मांगने के लिए। इसके अलावा सर और कोई तरीका होता है? देखिए, फाइनेंशियल फ्रॉड में और तो बहुत सारे तरीके हैं जी। जैसे एक फ़ोन आ गया, एक आपका वो ये हो गया, आपका स्कैनिंग का हो गया। इसके अलावा आपके पास ये मेल्स वाली बात हो गई कि मेल आ गया आपके पास जॉब के लिए, ये अलग अलग तरीके से आपको प्रलोभन देते हैं, मतलब लालच देते हैं। जी, जी, जी। कि फ्री में आपको ये एक और सबसे अच्छी चीज़ बात बोलना चाहूँगा कि फ्री में कुछ नहीं मिलता है जी। हम लोग क्या, हमारा आदत हम लोग की बड़ी ख़राब है कि फ्री में मिल रहा है, गाने फ्री में मिल रहा है, डाउनलोड कर लो। आप गाने डाउनलोड नहीं कर रहे हो, आप एक वायरस डाउनलोड कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं एक सॉफ्टवेयर यूज़ करो। मोबाइल पे हम जैसे मोबाइल की बात करें कि मोबाइल पे ऐप मिल रही है, हम वो आजकल वो बच्चों का बड़ा शौक है सेल्फी और वो चीज़ों करने का, फ़ोटो खींचने का। सो आप जब वो जब बनाते हैं, अपने फ़ोटोज़ खींचते हैं, उसको बढ़िया फ़िल्टर्स लगाते हैं और आप उसको बड़ा एडिटिंग करते हैं, तो वो ये जितने भी ये एडिटिंग वाले आपके जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जब आप ये डाउनलोड करते हो तो कहीं ना कहीं ये कोई किस कंपनी के क्या है, ये आप सर्च नहीं करते, आप सीधा उठाते हो, डाउनलोड करते हो और ओके कर देते हो, अलाउ 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 करते हो। जहाँ आपने अलाउ किया, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपका एल्बम, आपका मोबाइल का जितनी भी चीज़ें हैं वो सब ले लेगा और आपका मोबाइल कहीं ना कहीं वो यूज़ कर सकता है जी। ठीक है। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, कौन से ऐप्स डाउनलोड करने चाहिए, नहीं करने चाहिए?
देखिए गूगल प्ले पे जो डाउनलोड मिल रहे हैं ऐप्स वो आप डाउनलोड करें, लेकिन अपने फ़ोन की सेटिंग में जाके अननोन सोर्सेज को बंद कर दें जी। अगर अननोन सोर्सेज आपने बंद कर दिया तो आपका फ़ोन हैक होने में लगभग लगभग 90% बच जाएगा। मतलब अपने को जो प्ले स्टोर है और जो एप्पल स्टोर है यहीं से डाउनलोड करना है, किसी अननोन सोर्स से अपन डाउनलोड ना करें। अननोन सोर्स की लिंक आ रही है, कोई भेज रहा है, बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल डाउनलोड नहीं ठीक है। करना। एप्पल आई स्टोर जो है, एप्पल का एक्चुअली जो स्टोर है वो बहुत सिक्योर है, वो हर चीज़ का पेमेंट लेता है। एंड्रॉइड में पेमेंट नहीं है, एंड्रॉइड हर कहीं फ्री में मिल रहा है, तो हम जहाँ फ्री में फंस रहे हैं। हमने आपको फिर से कहा कि फ्री में कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ वायरस मिलता है या कहीं ना कहीं बोलते हैं। तो आपको अपने मोबाइल का सेटिंग में जाके अननोन सोर्सेज को बंद रखना है, एक ऑप्शन आता है अननोन सोर्सेज। अगर आप उसको बंद रखोगे तो आपका फ़ोन सेफ होगा, नहीं तो आपका फ़ोन कहीं ना कहीं अननोन सोर्सेज के तहत कहीं ना कहीं आपका फ़ोन यूज़ हो सकता है। जी। फ्री में कुछ नहीं मिलता हमारे पास, ये सर ने हमें एक बड़ा अच्छा मोटो दिया है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कभी आपके साथ इस प्रकार की कोई घटना हुई, आपने किसी अननोन सोर्स से किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड किया, तो आप हमें कॉल करके बता सकते हैं। हमारा नंबर है, फ़ोन नंबर 0755-266-0049। यदि आप भोपाल के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो 0755 कोड लगाना ना भूलिएगा। हमारा एक टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। यदि आप इस नंबर के माध्यम से हमारे साथ संपर्क करते हैं तो आपका शुल्क नहीं लगेगा। जी सर, हम बातचीत कर रहे थे, महिलाओं के साथ कई प्रकार के फ्रॉड होते हैं, कई प्रकार के हैरासमेंट के तरीके किए जाते हैं। तो सबसे पहले महिलाओं को अपने फ़ोन को सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए मेरा कहना बहुत सिंपल सा है, महिलाओं के लिए पुरुष के लिए भी आजकल कि फ्रंट कैमरा हम सब लोग यूज़ करते हैं। अभी बहुत केसेस चल रहे हैं हनी ट्रैप के वीडियो कॉल्स आते हैं। फ्रंट कैमरा आप बंद रखें जी। आप जैसे अपनी वो बिंदी आती है या कोई स्टिकर उस पर लगा दें, उसको बंद रखें फ्रंट कैमरे को क्योंकि क्या होता है, क्योंकि ये भी कब होता है जब आप बिजी होते हो जी। एकदम से फ़ोन उठ गया जी। हम फ़ोन उठा रहे हैं लेकिन गलती से वीडियो कॉल उठ गया जी। कोई भी अननोन वीडियो कॉल्स को आपको रिसीव नहीं करना है, ये आप जानते हैं, खुद जानते हैं, लेकिन कभी कभी गलती से हो जाता है, तो आप कैमरा को बंद रखें। अगर आपको कोई कैमरा आपका बंद है सामने से तो ऑटोमेटिकली वीडियो कॉल अगर लग भी गया चालू भी हो तो आपका कैमरा ब्लैंक दिखेगा। और महिलाओं के लिए खासतौर से क्योंकि कैमरे को हमेशा ब्लॉक रखना चाहिए। आप कवर वाले फ़ोन यूज़ करें जिसमें कैमरा आपका ब्लॉक रहे, क्योंकि फ़ोन हो सकता है कहीं अगर आपका कहीं इंटरसेप्ट हुआ हो या कहीं पर आपका फ़ोन अगर कहीं किसी आपने कोई ऐसी ऐप यूज़ कर ली हो कि जिसमें आपका कैमरा हो सकता है कोई ऑपरेट कर सके। दूसरी चीज़ महिलाओं के साथ में क्या है कि महिलाओं को बहुत सुरक्षित रहना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जब सोशल मीडिया पे जाते हैं या कहीं वो सोशल मीडिया के अलावा वो जैसे हम बात करें ऑफिस के अंदर, कई जगह ऑफिस के अंदर भी है, कई केसेस हमने सुने हैं महिलाओं के जो केस होते हैं वो एसएमएस आ रहे हैं रात को 8 बजे के बाद, वो कॉल्स आ जाते हैं या ग्रुप में कई बार कोई अश्लील वीडियो कोई शेयर कर देता है, बाद में सॉरी हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं जानबूझ के या अनजाने में ये एक क्राइम है, अगर वो रिपोर्ट होता है तो क्राइम हो जाएगा, क्योंकि आप एक अश्लील वीडियो किसी को आप ऐसे सेंड नहीं कर सकते। तो मतलब जैसे कभी कभी हो जाता है कि इस प्रकार के गलत वीडियोस किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे चले गए जी, तो फिर ऐसी परिस्थिति में उस पर क्रिमिनल एक्शन लिया जा सकता है। अगर आप रिपोर्ट करो, कोई भी अगर रिपोर्ट करता है जी जी, होता है, कई ग्रुप्स में हुआ है, कई बार होता है कि हमने कोई ऐसी संवेदनशील पोस्ट कर दिया या कोई ऐसा पोस्ट हो जाता है, कोई ने कुछ लिख दिया गलत, तो वो रिपोर्ट हुआ है, कई बार रिपोर्ट हुआ है, ऐसे कई केस हुए हैं। जी, तो इसमें फिर एक्शन क्या होता है? क्या पुलिस कंप्लेन भी हो सकती है? पुलिस कंप्लेन होती है इसकी, इस पे एक्शन लिया जाता है कि वो पोस्ट भेजा किसने और उस पोस्ट को किसने भेजा, उस पर कार्रवाई होती है। अच्छा, तो हमें इस चीज़ को भी लेकर सतर्क रहना चाहिए कि हम व्हाट्सएप ग्रुप्स पर या अपने दोस्तों को क्या मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहे हैं, क्योंकि इस पर आपके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन भी लिया जा सकता है। जी बिल्कुल। तो सर, महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक अच्छा तरीका आपने बताया कि बिंदी से या फिर कवर के फ़ोन से अपने मोबाइल के आगे वाले कैमरा को बंद करके रखो। सर, पीछे वाले कैमरा का क्या? एक्चुअल क्या मोबाइल हम अक्सर देखें, अगर आप तो फ़ोन उल्टा ही रखा है, उल्टा ही रखा था जी। कोई भी फ़ोन रखता है तो उल्टा रखता है, तो एक्चुअल पीछे कैमरा होता है क्योंकि वो ऑलरेडी ब्लैंक हो जाता है जी। फ्रंट कैमरा लेकिन कहीं ना कहीं जैसे आप बात कर रहे हो या आपने उठाया है, या कई बार देखा होगा लड़कियों खासतौर से उनको मिरर की जरूरत पड़ती है, तो लड़कियां। सर, हम इस विषय पर बातचीत जारी रखेंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं ग्वालियर से। जी सर, अपना सवाल पूछिए। जी, मैं ऋषि मोहन श्रीवास्तव बोल रहा था ग्वालियर से। सर, कई जगह पैन कार्ड देना पड़ता है। हेलो सर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। और कभी कभी अकाउंट नंबर और IFSC कोड भी देना पड़ता है। ऐसे में कोई खतरा तो नहीं रहता है? थोड़ा एक्सपर्ट बताएं। पैन कार्ड और आधार कार्ड तो बहुत सारी जगह देना पड़ता है कोई भी काम के लिए, तो ऐसे में थोड़ा बताइएगा।
जी सर, हमसे पूछना चाहते हैं कि जैसे आधार कार्ड की जानकारी मांगी जाती है या कभी कभी फ़ोन के माध्यम से कोई और पर्सनल पैन कार्ड की जानकारी मांगी जाती है, तो क्या ये होता है? इससे किस तरह बचें और इस प्रकार के फ़ोन हमारे मोबाइल पे बार बार ना आए, ये कैसे करें? देखिए, एक सिंपल सी चीज़ बता दूं आपको कि सवाल अच्छा किया आपने कि देखिए, आप बात करें फेसबुक की या व्हाट्सअप की या किसी भी ऐसी हम बात करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की, तो कभी आपने देखा कि इनका बिल आता हो? नहीं। और लेकिन आज दुनिया की सबसे नंबर 1 कंपनियां वही है पैसों के मामलों में, सबसे ज़्यादा उनकी इनकम है। वो कैसे है? इसका एक छोटा सा उदाहरण है कि वो आपका डेटा बेच रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये जो फ़ोन आपके पास आ रहे हैं तो इसका भी यही कारण है कि आपके नंबर कहीं ना कहीं सेल होते हैं, बिकते हैं। आप कभी पेट्रोल पर जाते हैं तो एक वो बंदा आता है, बोले सर हम एक फ्री कूपन से आए हैं, आपको एक वो मिलेगा इनाम, आपका नंबर और नाम भर दीजिए, तो एड्रेस भर दीजिए, तो हम आपको एक वो टूर देंगे, मैजिक टूर है, कोई सा टूर देंगे आपको। तो आप जल्दी से वो कूपन भर देते हो, हाँ कि मेरा लॉटरी फ्री, वहाँ देखिए पर लालच मन में आया, हमें फ्री में मिल जाएगा एक टूर जी। तो जहाँ वो लालच आया, आपने अपना नंबर खुद दिया है, अपना एड्रेस दिया है, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप दे रहे हो, इसीलिए आपके पास मेल आ रहे हैं, इसी आपके पास कॉल आ रहे हैं। तो फिर मतलब किसी भी अननोन जगह पर जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस, ये सारी चीज़ें नहीं देनी। और अन्यथा मैं आपको बताऊँ ना कि कोई भी बैंक एम्प्लॉय या कोई भी डिपार्टमेंट मेरे ख्याल से कभी आपका डिटेल नहीं मांगता। वो कहता है भैया कागज़ की फ़ोटोकॉपी कराइए, सेल्फ साइन करिए और जमा कर दीजिए जी। अगर आप खुद गए हो बैंक में, KYC भी करना होगा, तो वो कभी नहीं बोलेगा आप हमें बताइए, वो कहेगा फ़ोटोकॉपी लाइए, साइन कीजिए और जमा कर दीजिए जी। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे हमारे जो मोबाइल फ़ोन्स रहते हैं ये आखिर कितने हद तक सुरक्षित रहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए क्या है, मोबाइल फ़ोन जो है जी 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 सर, मोबाइल फ़ोन जो है वो एक्चुअल क्या है, सेफ सिक्योर जब है जब आप उसको सिक्योर रखें, आप उसका पासवर्ड रखें, उसको कोई भी ऐसी ऐप डाउनलोड करें या ऐसी चीज़ रखें जी। अन्यथा ये होगा कि आपका मोबाइल कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होगा या हैक होता है, या कभी कभी आप देखते हो कोई चीज़ डेटा डिलीट हो गया, कुछ फोटोज डिलीट हो गई, कोई वीडियो चला गया, कभी कुछ मैसेज चले जा रहे हैं, तो ये लोगों के साथ अक्सर हो रहा है। तो सर, इस विषय पर हम बातचीत जारी रखते हैं। घर बैठे बैठे हसीन वादियों के दर्शन कराता है हमारे कार्यक्रम का अगला खंड, घूम घुमैया। चलिए सर, घूम के आते हैं। चलिए। उज्जैन शहर न सिर्फ अपने विश्व प्रसिद्ध मंदिरों के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ कई ऐसे रहस्यमय स्थान भी हैं जो लोगों को बरबस ही अपनी ओर खींचते हैं। उज्जैन में ऐसा ही एक स्थान है राजा भर्तृहरि की गुफा। जब हम भर्तृहरि गुफा की ओर जाते हैं तो यहाँ सबसे पहले हमें नाथ संप्रदाय के साधु भक्ति में लीन दिखाई पड़ते हैं। गुफा के रास्ते में सबसे पहले राजा भर्तृहरि के गुरु गोरखनाथ की तपस्या स्थली दिखती है। यहाँ गुरु गोरखनाथ ने कभी धुनी रमाई थी। गुरु गोरखनाथ की साधना स्थली से जैसे ही हम भर्तृहरि गुफा की ओर मुड़ते हैं, यहाँ पाताल महादेव, भैरव मंदिर और बेताल की प्रतिमा दिखती है, जिसके बाद हमें 2 गुफाएं नजर आती हैं, जिसमें गुफा नंबर 1 राजा भर्तृहरि की गुफा है, तो दूसरी उनके भांजे गोपीचंद की। ऐसी मान्यता है कि राजा भर्तृहरि की कठोर तपस्या से देवराज इंद्र भयभीत हो गए। इंद्र ने सोचा कि भर्तृहरि वरदान पाकर स्वर्ग पर आक्रमण करेंगे। यह सोचकर इंद्र ने भर्तृहरि पर एक विशाल पत्थर गिरा दिया। तपस्या में बैठे भर्तृहरि ने उस पत्थर को एक हाथ से रोक लिया और तपस्या में बैठे रहे। इसी प्रकार कई वर्षों तक तपस्या करने से उस पत्थर पर भर्तृहरि के पंजे का निशान बन गया। यह निशान आज भी भर्तृहरि की गुफा में राजा की प्रतिमा के ऊपर वाले पत्थर पर दिखाई देता है। यह पंजे का निशान काफी बड़ा है, जिसे देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजा भर्तृहरि की कदकाठी कितनी विशालकाय रही होगी। राजा भर्तृहरि की ये गुफाएं एक ऐसे राजा की कहानी कहती हैं जो पत्नी के धोखे से आहत होकर तपस्वी बन गया।
उज्जैनी शहर के परम प्रतापी राजा हुए थे विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के पिता महाराज गंधर्व सेन थे और उनकी 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी के पुत्र विक्रमादित्य और दूसरी पत्नी के पुत्र थे भर्तृहरि। गंधर्व सेन के बाद उज्जैन का राजपाट भर्तृहरि को प्राप्त हुआ, क्योंकि भर्तृहरि विक्रमादित्य से बड़े थे। राजा भर्तृहरि धर्म और नीति शास्त्र के ज्ञाता थे। प्रचलित कथाओं के अनुसार भर्तृहरि की 2 पत्नियां थीं। फिर भी उन्होंने तीसरा विवाह किया पिंगला से। कथाओं के अनुसार भर्तृहरि अपनी तीसरी पत्नी पिंगला पर काफी मोहित थे और वे उस पर अंधा विश्वास करते थे। राजा पत्नी मोह में अपने कर्तव्यों को भी भूल गए थे। राजा भर्तृहरि के गुरु गोरखनाथ ने उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए एक फल दिया, जिसके खाने से कोई भी व्यक्ति हमेशा जवान बना रह सकता था, जिसे राजा भर्तृहरि ने अपनी प्रिय पत्नी पिंगला को दे दिया, जो कि राज्य के कोतवाल पर मोहित थी। और यह फल कोतवाल ने किसी और को। अंततः वह फल फिर राजा के हाथ पहुंच गया। जब राजा भर्तृहरि को पता चला कि रानी पिंगला किसी और पर मोहित हैं, तो उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और वे राजपाट छोड़कर गुरु गोरखनाथ के शिष्य बन गए और अपना संपूर्ण राज्य विक्रमादित्य को सौंपकर उज्जैन की एक गुफा में आ गए। उज्जैन के वैभवशाली इतिहास में इस गुफा का वही स्थान है जो अन्य तीर्थ स्थानों और मंदिरों का है। क्षिप्रा के तट पर राजा भर्तृहरि की गुफा उज्जैन के वैभवशाली इतिहास की साक्षी है और एक ऐसे राजा की कहानी कहती है जिसने सब कुछ त्याग कर वैराग्य धारण कर लिया। दर्शकों, आपका पुनः स्वागत है एक बार फिर से आपके मनपसंद सजीव फोन इन कार्यक्रम में। उज्जैन शहर किसी भी चेतना संपन्न व्यक्ति के लिए एक तीर्थ के बराबर है, जहां बाबा महाकाल रहते हैं, जहां भर्तरी की गुफाएं हैं। और मैं सर से जानना चाहूँगा, आपको कैसी लगी हमारी भर्तरी की गुफाएं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं मतलब अभी तक मैं हालांकि उज्जैन कई बार गया पर मैं गया नहीं है। बाकी जानकारी मुझे मिली तो मैं एक बार जरूर जाऊँगा। जी सर, भारत देश में ऐसे कौन कौन से शहर हैं जहाँ पर ऑनलाइन क्राइम, साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं? देखिए, हम बात करें तो अभी एमपी में हमारा नंबर 2 या 3 पर आ गया है सबसे ज़्यादा। अगर हम बात करें क्योंकि मैं ऐसा सोचता था कि दिल्ली मुंबई में ज़्यादा रहता होगा, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में भी ज़्यादा हो गया है। टॉप पे आ गया है, हमारा मध्य प्रदेश भी टॉप पे आ गया है, क्योंकि सबसे नंबर 1 तो महाराष्ट्र है। सेकेंड हम बात करें कि दिल्ली एक चीज़ है, बिहार है जी, ठीक है। सबसे ज़्यादा साइबर फ्रॉड बिहार और झारखंड से होते हैं। अच्छा, हाँ, और अभी तीसरा राज्य जो आ गया वो राजस्थान आ गया। अब राजस्थान से भी काफ़ी साइबर फ्रॉड होने लगे हैं, और जो ये साइबर फ्रॉड करते हैं ये 10वीं पास बच्चे भी नहीं होते। अच्छा, अगर आप इनको कभी देखें, आप पेपर में न्यूज़ पढ़ते होंगे या कभी कोई वीडियोस आप देखते होंगे, जब हमारे मध्य प्रदेश पुलिस डाल रही है या हमारा जो और भी कोई स्टेट्स की पुलिस डालती है, तो जब ये पकड़े जाते हैं तो ये 10वीं पास भी नहीं होते हैं। और ये एक्चुअल मैंने बताया आपको, साइबर क्राइम इज नॉट अ हैकिंग। ये हैक नहीं करते, ये आपको मूर्ख बनाते हैं। हाँ, ये मूर्ख बनाते हैं। हम साइबर क्राइम की बात करें तो साइबर क्राइम बहुत अलग चीज़ होती है जी। हम लोग बोलते हैं साइबर क्राइम उसको इसलिए क्योंकि वो कंप्यूटर से हम लोग पैसे चले गए, ऑनलाइन पैसे चले गए तो साइबर क्राइम हो गया जी। ये बिल्कुल सही बात है कि साइबर क्राइम हुआ है, लेकिन आप बोलो कि हैकर का फोन आया था तो दैट इज रॉन्ग। हैकर एक बहुत अलग चीज़ होती है। मैं आपको बताऊंगा वो चीज़ कि हैकिंग एक अलग चीज़ है, हैकर एक अलग चीज़ है, और ये आपको मूर्ख बनाता है। इसको 420 से करना है, ये आपको कहीं ना कहीं मूर्ख बना रहे हो, अपना उल्लू सीधा करके आपसे पैसा ऐंठ रहे हैं जी। ये एक अलग चीज़ है। इसको आप वो नहीं कह सकते कि ये एक हैकर है या इस तरह से। कि हैकिंग वो होती है कि कोई आपकी वेबसाइट हैक कर ले जी, आपका अकाउंट हैक कर ले जी। सर, पिक्चरों में तो बड़ा सुना है कि हमारा मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप हैक हो गया और उसने अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से सारी इन्फॉर्मेशन ले ली। तो ये होता है हमारे यहाँ? हाँ हाँ, होता है। ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता, पर ये होता है, विदेशों में बहुत होता है। इंडिया में देखिए, सामने आपको बोला ना कि यहाँ पर ऐसी काम हो जाता है जी। जब आपके बिना मैं हैकिंग करूँगा, मतलब हैकिंग करना एक बहुत बड़ी कला है, उसमें बहुत बड़ा मैं बताऊँगा वो चीज़ आपको कि वो एक अलग चीज़ है। तो वो करने से अच्छा आदमी ऐसे ही पैसे देता है जी, तो लोग ये करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम अगर बात करें हैकिंग की कि मोबाइल हैक होना होते हैं, लैपटॉप हैक होना होते हैं, आप बड़ी बड़ी कंपनीज में होते हैं, कई स्टार्स के होते हैं। अभी आप देखिए योगी जी का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था जी, लेटेस्ट।
सब ऐसे ये चीज़ हैकिंग होती है, तो ये एक अलग चीज़ है, आप इसको इस चीज़ में जोड़ नहीं सकते। ये तो 420 हुई जी। सर हम अभी कोरोना काल के बाद बच्चों के हाथों में मोबाइल फ़ोन आ गए जी। हर बच्चे के पास मोबाइल फ़ोन है क्योंकि उसी पर क्लासेस होती हैं। बच्चों को मोबाइल फ़ोन चलाना थोड़ा ज़्यादा आता है और क्लासेस के अलावा गेमिंग बहुत होती है, तो गेमिंग की वजह से क्या क्या समस्याएं होती हैं? देखिए साहब, कई साइकेट्रिस्ट हैं, कई डॉक्टर्स हैं, उनके वीडियोज़ आपने देखे होंगे। क्या होता है, हम लगातार जब मोबाइल चलाते हैं तो कहीं ना कहीं इसकी जो रेडिएशंस है जिससे आँखों में प्रॉब्लम आती है, एक दूसरा क्योंकि जब तेज लाइट आँखों पर पड़ती है तो जो हमारे आँखों के अंदर के जो मसल्स हैं वो सिकुड़ने लगते हैं शायद, जहाँ तक मुझे ऐसा पता है जी। तो शायद उसे इरिस बोलते हैं, शायद वो चीज़ सिकुड़ने लगती है और उस कारण से आपकी आँखों में तकलीफ होगी, आपको चश्मा कहीं ना कहीं लगने की संभावना है। दूसरा कि जब आप आँख बंद करते हैं कंटिन्यू कोई लाइट देखने का, जब आँख बंद करेंगे तो आपके अंदर जो आँखों के बंद करने के बाद एक लाइट दिखती है आँखों अपने चेहरे पे, वो एक चीज़ है जिससे आपकी आंखें, ब्रेन और ये सब चीज़ें, जैसे कंसंट्रेशन, सुनने की क्षमता भी कम होती है। मैंने सुना कहीं ऐसा कि आंखें कमजोर होने के कारण, तो ये सब कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। सर लेकिन ये जो गेमिंग के एप्लीकेशंस होते हैं जो बच्चे डाउनलोड कर लेते हैं जी, इन एप्लीकेशंस की वजह से क्या क्या समस्या है? मैं ये बता रहा हूँ, अब क्या है उसके दिमाग में दो चीज़ चल रही है, ऑनलाइन क्लास और गेमिंग। वो जैसे ही फ्री हुआ तो उसने गेम खेलना शुरू कर दिया। अब लगातार जब इतनी देर आप गेम खेलोगे तो कहीं ना कहीं आपने पेपर में रोज आ रहा है कि कहीं किसी को बांधना पड़ा, वो पबजी खेल रहा था, वो फ्री फायर खेल रहा था। अभी परसों एक केस सॉल्व हुआ है कि एक बच्चा, 5 साल का बच्चा जिसने फांसी लगा ली थी, एक्चुअल वो फांसी नहीं लगाई थी, वो गलती से गिरा था तो एयर बैग से उसकी रस्सी खिंच गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं बात ऑनलाइन गेमिंग पे आई, कई बच्चों ने पैसे दे दिए ऑनलाइन गेमिंग पे, कितने पैसे माँ बाप आए कि भाई हमारे फ्रॉड हो गया, हमारे कार्ड से पैसे निकल गए, पता चला बाद में इन्वेस्टिगेशन में कि भैया बच्चे ने पैसे दिए जी। तो माँ बाप को एक तो सबसे अच्छी बात ये कि हम बहुत खुश होते हैं जब बच्चा छोटा होता है तो हम बड़े गौर से बोलते हैं कि देखो मेरा बच्चा अच्छा मोबाइल चला रहा है जी, देखो मेरा बच्चा पेमेंट कर लेता है, देखो मेरा बच्चा ये करता है। तो आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो कि हाँ तुम बहुत अच्छा कर रहे हो और करो, तो कहीं ना कहीं वो उसका मिसयूज करता है जी, क्योंकि आपने उसका पैसे की वैल्यू नहीं बताई। आप जो काम कर रहा है बहुत अच्छी बात है, वो कर रहा है, उसको बहुत अच्छा नॉलेज है, लेकिन आपको ये बताओ कि क्या सही है और क्या गलत है जी। ऑनलाइन गेमिंग में अगर वो पैसा लगा रहा है तो फिर वो गलत हो गया, पर पैसा लगाना तो आपने सिखाया कि कहाँ लगाना है, आपने टिकट बुक कराई, पर आपने उसको ये बताना है कि ये पैसा कहाँ यूज करना है, कहाँ नहीं करना है। तो बच्चे जब ऑनलाइन गेमिंग में इतना ज्यादा व्यस्त हो गए हैं और उनका जो फिजिकल वर्क है वो खत्म हो गया। कोरोना में तो वैसे ही कम हुआ था, अब बिल्कुल बच्चे बंद हो गए। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ अभी कुछ 2-4 महीनों से कि बच्चों ने मोबाइल रखना कम किया है और खेलने कूदने लगे हैं जी। तो ये चीज़ एक अच्छा लगा नेचर कि 2 साल में शायद बच्चा भी ऊब गया है, क्योंकि लगातार आप कोई भी रोज एक ही चीज़ अगर खाते हो तो कहीं ना कहीं आप बोर हो जाते हो, ऊब जाते हो। तो एक प्राकृतिक तौर से बच्चे इन गेमिंग वगैरह से थोड़े दूर होते वो दिख रहे हैं, आप नहीं कह सकते क्योंकि ये लेकिन लत है बच्चे, किसी को होती, किसी को नहीं होती। एक लत होती है कि भाई हर किसी को नहीं होती, आदत होती है वो शायद। अब मेरे ख्याल से बच्चे मुझे दिख रहे हैं ग्राउंड में खेलते हुए, साइकिल चलाते हुए दिख रहे हैं, 2-4 घंटे दिखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं ऑनलाइन से दूर हो रहे हैं जी। सर बच्चों के साथ भी इस प्रकार के सेक्सुअल हैरासमेंट या उनका वीडियो बनाना, इस तरह की भी घटनाएं होती हैं जी अक्सर। ये मैं आपको बताना भूल गया अच्छा सवाल था आपका ये। अक्सर ये होता है कि हमने आपको ना, ये प्रीडेटर्स होते हैं। अब हम बात करें हैकर्स की, अब इसमें भी देखिए ये प्रीडेटर्स हैं, ये बैठे हुए हैं, ये ढूंढते हैं अकेले लोगों को। आप एक गेम याद होगा, एक ब्लू व्हेल या ब्लू ऐसा एप्लीकेशन आया था, हाँ। याद नाम मेरे से स्किप हो रहा है, ब्लू गेम था या ब्लू व्हेल था, ऐसा कुछ नाम था। तो उसमें ये होता था कि वो एक बच्चे को या ग्रुप को टारगेट करते थे और उस बच्चे से नए नए काम करवाते थे, टास्क कराते थे और कहीं ना कहीं वो उन बच्चों को ढूंढते थे सोशल मीडिया के जो कहीं ना कहीं गुमसुम या परेशान हो जी, ठीक है। तो ये वो प्रेडेटर्स हैं। ये सोशल मीडिया पे मैं आपको बता रहा हूँ, सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिसपे आप अपनी सारी खुशियाँ डालते हो, सारे गम डालते हो, सारी उमंगें डालते हो, क्या पसंद है क्या ना पसंद है आप सब डाल रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपका इतना सारा डेटा कहीं ना कहीं जा रहा है जी। इसमें एक और बीच में बात लूँगा कि मोबाइल, आपको पता है आपको मोबाइल को स्मार्टफोन कहते हैं। ये इतना स्मार्ट है कि इसको पता है कि आपकी हार्ट बीट कितनी चल रही है, इसको पता है आपका बीपी कितना है, उसको पता है आप कितने कदम चल रहे हो, उसको पता है कि आपके पास कौन बैठा है, तब आपकी दिल की धड़कन कितनी है जी। आपको डर कब लग रहा है उसको ये भी पता है, आपको कौन सा कलर पसंद है, कहाँ जाना पसंद है, कब सोते हो, कब उठते हो, कब जागते हो, आपके मोबाइल को सब पता है जी। उसी हिसाब से आपके पास आपने चीज़ देखी कि आपके पास ऐड आते हैं जी।
हाँ, ये एक अक्सर चीज़ देखी जाती है। जैसे अगर आप किसी वेबसाइट पर सर्च कर रहे हो मोजो के लिए, तो अचानक से मोजे के खूब सारे ऐड आने लग जाएंगे। जी, आपके पास आपने सर्च किया तो ठीक है, मैं तो आपको ये बताऊँ, अगर आप सोचे सपने रात में सपना अगर देखें मोबाइल पास में रख के, अक्सर लोग सराहने मोबाइल रखते हैं, जो कि कभी नहीं रखना चाहिए। जी, मोबाइल को कम से कम 3 फीट की दूरी में रखना चाहिए अपने से, नहीं तो उससे भी कैंसर होने की संभावना है, क्योंकि वो भी एक फ्रिक्वेंसीज क्रिएट करते हैं, ये भी आपको काफ़ी डॉक्टर्स बताते रहते हैं। तो जब आप मोबाइल पास रख के सो रहे होते हैं और आप रात में सपना भी देखते हैं कि यार मुझे कहीं घूमने जाना है, तो आप नोटिस कर लेना कि 1-2 दिन के अंदर आपके मोबाइल पे बिना सर्च किए उसके होटल के और उस जगह के आपके पास वो आना शुरू हो जाएंगे नोटिफिकेशन। जी। अब आप सोचो कि मोबाइल ये एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कितनी खतरनाक चीज़ है कि आपके इसने व्यूज़ तक पकड़ लिए। जी, आपके मोबाइल ने आपके व्यूज़ तक पकड़ लिए, और ये जो चीज़ें, ये जो डेटा शेयरिंग है और ये डेटा माइनिंग जो है, जिसका हम कोई बिल नहीं दे रहे, गूगल का कभी बिल नहीं आता, तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो इनके ऐड आ रहे हैं, इतनी चीज़ें आ रही हैं, तो कैसे आ रही है? सेम ये गेमिंग की लत, ऑनलाइन शॉपिंग की लत, ये जो चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ का लत जो लगती है, ये क्यों लग रही है? क्योंकि हमें 50% ऑफ मिल रहा है, हमें फ्री में मिल रहा है, हमें डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमको लेके वापस वही खड़ा करेंगे कि आपके साथ कहीं ना कहीं अपराध हो सकता है अगर आप गलती से गलती कर दे तो। जी, जी। मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूं कि कभी आपने किसी ऐसे एप्लीकेशन को डाउनलोड करा कि आपके साथ कभी कोई इस प्रकार की घटना हुई कि आप कोई चीज़ सोच रहे हैं, कोई चीज़ कर रहे हैं और उसके एडवर्टीजमेंट आपके मोबाइल फ़ोन पे आने लग जाए, तो आप हमें कॉल करके बता सकते हैं। हमारा नंबर है 0755266049। यदि आप भोपाल के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो 0755 का कोड लगाना ना भूलिएगा। हमारा एक टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। यदि आप इस नंबर के माध्यम से हमसे संपर्क करते हैं तो हमारे पास शुल्क नहीं लगेगा आपका। हम सर से बातचीत कर रहे थे। सर, बच्चे एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं, अपने जीवन की सारी चीज़ें सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर डालते हैं। जी। सर, ये सोशल मीडिया वेबसाइट पर अकाउंट कौन सी उम्र पे बनाना चाहिए? क्योंकि उसमें ऐसा दिखाते तो हैं कि इससे छोटी उम्र के बच्चे ना बनाएं, लेकिन उसे चीट करना बड़ा आसान होता है। आजकल तो कुछ 10-12 साल के बच्चों के भी सोशल मीडिया पे अकाउंट होते हैं। अब सोशल मीडिया पे कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं, कोई भी कंटेंट वो देख सकते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, ये तो हमने फिर आपसे कहा अवेयरनेस वाली बात हो गई। जैसे हमने कहा कि आप गाड़ी नहीं चला सकते, जी, लाइसेंस आपका 18 साल में बनेगा, पर ऐसा होता है क्या? जी, नहीं होता ना। जी, तो सोशल मीडिया भी वही चीज़ है कि आपके पास रेस्ट्रिक्शंस हैं, फॉलो कराना आपका काम है, कर्तव्य है, और आपको कोशिश ये करनी है कि बच्चों के अकाउंट ना बनने दें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ को टैकल करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, सोशल मीडिया कभी कोई चीज़ को यूज़ वो नहीं करता, बैन नहीं करता, जी, तो ये कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस चीज़ों को लेके चलें और उन चीज़ों को बचा के चलें। और सीधी बात है, हम ज्ञान दें बच्चों को, हम दिखाएं उनको, बताएं उनको कि भाई ये अभी आपके लिए नहीं उपयुक्त है। जी। मैं अपने दर्शकों से जानना चाहूँगा कि आपके घर में कोई ऐसा छोटा बच्चा है जो बार बार सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट बना लेता है? इस प्रकार की यदि आपके जीवन में समस्या आती है तो आप हमें फ़ोन करके ज़रूर बताइएगा। हमारा नंबर है 0755266049 और टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। जिस तरह हम बातचीत कर रहे थे, बच्चों के साथ अक्सर एक बहुत बड़ी समस्या ये भी देखी जाती है, हाथ में मोबाइल फ़ोन आ गया है और कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पर उन्हें नहीं जाना चाहिए, परंतु माता पिता से छुपकर वो उस वेबसाइट्स पर जाने लग जाते हैं। तो इससे माँ बाप अपने बच्चों को कैसे रोकें, क्योंकि उनको तो मोबाइल इतना चलाना आता नहीं है? ऐसे कोई पेरेंटल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, कैसे होते हैं, बताइए। देखिए, सिंपल सा है, आप मोबाइल पे अगर आप बात करें तो आप अगर घर में, आजकल तो वाईफाई सबके घर में, सबसे अच्छी बात है सबके घर में वाईफाई है, और जिनके घर में वाईफाई नहीं है उसमें मोबाइल में ऐप आते हैं, उसमें पेरेंटल लॉक्स कहलाते हैं। जी, अगर आप पेरेंटल लॉक लगाते हैं या किसी दुकान वाले के पास भी जाके उसको बोलेंगे कि भाई साहब ये हमारे मोबाइल पे ये ब्लॉक लगा दो, जी, ब्लॉक कर दो, ये वेबसाइट नहीं चलेगी, तो वो आपके वेबसाइट्स नहीं चलती मोबाइल पे। जी। फिर अब वो वाईफाई से यूज़ करें, चाहे हॉटस्पॉट से यूज़ करें, चाहे डाटा से यूज़ करें, पर वो वेबसाइट्स उस पर खुलेंगी नहीं, उस मोबाइल पे उस मोबाइल पे पर्टिकुलर नहीं नहीं खुलेंगी, उस खुलेंगी। मोबाइल पे नहीं खुलेंगी। उसके लैपटॉप पे, मोबाइल पे अगर आप जाकर उसको ब्लॉक करवाते हैं तो ये कोई बड़ा भारी काम नहीं है, बहुत सिंपल सा है कि आप उसकी गूगल क्रोम या जो भी यूज़ कर रहा है ऐप पे जाके, उसके एप्लीकेशन पे जाके उतनी एप्लीकेशन का ब्लॉक लिस्ट में डाल लेंगे। उसके अंदर एक सिस्टम आता है, उसमें आप लिख देंगे दिस साइट्स कैन बी ब्लॉक। जी, अगर उसका वर्ड भी लिख देते हैं कि भैया इसमें अगर मान लीजिए एडल्ट साइट्स नहीं ओपन होनी चाहिए, तो सारी एडल्ट साइट्स ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएंगी। जी। तो इस माध्यम से हम बच्चों को बचा सकते हैं। बचा सकते हैं, मतलब सीधी बात है, पेरेंटल, हमने कहा आपको एक निगरानी रखना जरूरी है, जी। क्योंकि उनको नहीं पता कि वो चीज़ क्या है। साइबर सिक्योरिटी की एजुकेशन, साइबर सिक्योरिटी की शिक्षा सामान्य नागरिक के पास उतनी नहीं है, नहीं, इसके लिए हमें क्या करना है?
देखिए सरकार भी प्रेरित कर लगी हुई है बहुत टाइम से, और अब स्कूलों में भी चालू हो रहे हैं कहीं ना कहीं स्कूल में, क्योंकि सबसे ज़रूरी स्कूलों में आना, क्योंकि कहीं ना कहीं साइबर सिक्योरिटी की हम बात करें या साइबर क्राइम की हम बात करें तो कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत अच्छा भविष्य है व्यक्ति का। अभी भारत में ही कम से कम मान के चलिए 10 से 12 लाख नौकरियां होंगी जी। सरकारी की बात करूँ तो मैं, प्राइवेट सरकारी मिला के 10 से 12 लाख नौकरियां होंगी। IRCTC में चाहिए, एयरपोर्ट्स में चाहिए, जुडिशरी में चाहिए, हमारे हर डिपार्टमेंट को चाहिए है। तो कहीं ना कहीं इसके एजुकेशन की बात करें तो अभी बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें ये कोर्सेज चालू हुए हैं। जैसे सेज यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश भोपाल में है, भोपाल और इंदौर में है, जिसमें साइबर सिक्योरिटी का कोर्सेज चालू हुआ है। इसके बाद राजस्थान में एक यूनिवर्सिटी, उसमें एक चालू हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये कुछ कोर्सेज, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज चालू हुए हैं। तो इसमें साइबर सिक्योरिटी के अंदर काफ़ी चीज़ें आती हैं। इसके अंदर आप अपने अगर हम बात करें साइबर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की, मतलब कि क्राइम होने के बाद उसको आप फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, जो कि एक फॉरेंसिक डिपार्टमेंट होता है, वैसे एक साइबर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन भी होता है जी। तो कैसे उसको करना है वो, फिर साइबर लॉ होता है कि केस हो गया हो तो उसको लड़ना कैसे है जी, है ना। तो साइबर सिक्योरिटी, फिर आती है नेटवर्क सिक्योरिटी, फिर आती है साइबर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, फिर आता है साइबर लॉ, फिर आता है साइबर ऑडिटिंग। तो इसके अंदर इतनी सारी स्ट्रीम है कि बच्चा कहीं ना कहीं एक अच्छा पैकेज ले सकता है और कहीं ना कहीं बहुत अच्छी लेवल पे आके बैठ सकता है। जी, मतलब आने वाले वक्त में साइबर सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छा भविष्य है, लोग इसमें अपना एक बड़ा अच्छा करियर बना सकते हैं। बिल्कुल सर, हमने देखा भारत देश में कुछ एप्लीकेशंस को बैन कर दिया गया। हमने देखा ऐसे कुछ देश है जहाँ पर गूगल नहीं चलता, फेसबुक नहीं चलता, उनका खुद का गूगल है, खुद का फेसबुक है। तो क्या ऐसी चीज़ें भारत देश में भी हो सकती हैं? देखिए बात करें चाइना में गूगल यूज़ नहीं होता जी, वहाँ फेसबुक भी नहीं चलता जी, क्योंकि देखिए उन्होंने अपना खुद का डेवलप कर रखा है जी। तो हम अगर बात करें आत्मनिर्भर भारत की, हम बात करें मेक इन इंडिया की, तो हमको अपना नेटवर्क्स और अपने सोशल जो ग्राउंड जो है सोशल मीडिया सर, हम प्लेटफॉर्म इस विषय पर बातचीत जारी रखेंगे। रामपाल जी खंडवा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सर, अपना सवाल पूछिए। जी सर, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार। नमस्कार सर, बताएं। सर नमस्कार, मेरा नाम रामपाल कुमार है और मेरा सवाल ये है कि जब साइबर क्राइम होता है तो इसके FIR कहाँ पर करते हैं? जी, रामपाल जी का सवाल है कि अगर साइबर क्राइम होता है तो फिर हम उसकी FIR दर्ज कहाँ करते हैं, क्योंकि सर ये बात सही में लोगों को नहीं पता है। कोई हमारे साथ वैसा क्राइम होता है तो हम 100 नंबर पर डायल कर देते हैं या तो हम किसी पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। लेकिन अगर साइबर क्राइम हुआ है, पैसे चले गए हैं, किसी ने बेवकूफ़ बनाया है, तो क्या करना चाहिए? देखिए मैंने आपको बताया कि साइबर आजकल साइबर सेल भोपाल ने, मध्य प्रदेश साइबर सेल, स्टेट साइबर सेल जो है, इसने नोडल थाने खोल दिए। हर थाने में एक बेंच खोल दिए लगभग। मतलब हर थाने के अंदर एक बेंच साइबर क्राइम एक के आदमी लिए एक उनका व्यक्ति वहाँ पर उन्होंने रख दिया है। अभी ये नया सेटअप उनका बना हुआ है और इनके नोडल थाने भी हैं, जैसे इंदौर में है, जबलपुर में है, उज्जैन में है, ग्वालियर है, खरगोन है, खंडवा है। इनके एक नोडल थाने भी बने हुए हैं जी। तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत दूर हैं, पहुँच नहीं पा रहे, तो मैंने आपको एक नंबर बताया 155260। 155260 ये नेशनल मतलब ये दिल्ली का नंबर है। आप वहाँ पर क्राइम उसको फ़ोन कर सकते हैं। 24 घंटे में अगर आप कॉल कर देते हैं, अगर आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड होता है तो हो सकता है आपका पैसा उसी बीच रुक जाए और हो सकता है वो मिल भी जाए। जी, मतलब अगर अपन इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करते हैं तो तुरंत एक्शन हो सकता है। क्योंकि ये दिल्ली का नंबर है, ऑल ओवर इंडिया का। आपका जैसे आपने बोला कि मैं खंडवा से बात कर रहा हूँ, तो आपका तुरंत केस मध्य प्रदेश भोपाल को पहुंचेगा, भोपाल से तुरंत खंडवा जिले के उस नोडल अधिकारी को मिल जाएगा और वो उस पर काम करना शुरू कर देगा। जी, जैसे कि सर ने बताया कि साइबर सिक्योरिटी के जो विशेषज्ञ होते हैं वो हमें ऑनलाइन रूप से सुरक्षित बनाने के प्रयत्न करते हैं। उसी प्रकार हमारे देश की जो सेना होती है वो हमारी सरहदों को सुरक्षित बनाने का प्रयत्न करती है। तो आज सेना से जुड़े कुछ रोचक तथ्य मैं आपको बताऊंगा हमारे कार्यक्रम के अगले खंड में, जानिए ये भी। जी, तो जैसा कि आप देखते हैं कि हमारे भारतीय सेना का एक आर्मी मैन जब सल्यूट करता है तो वो अपने खुली हुई हथेली को माथे पर लेकर जाता है। इस खुली हथेली के माध्यम से वो अपने सैनिकों को बताने का प्रयत्न करता है, अपने सामने खड़े व्यक्ति को बताने का प्रयत्न करता है कि मेरे पास किसी भी प्रकार का हथियार नहीं है। वहीं दूसरी ओर जब हमारी एयरफोर्स का कमांडर कोई सल्यूट करता है तो वो खुली हुई हथेली को माथे पर लेकर जाता है और ज़मीन के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाता है। वहीं तीसरी ओर आती है हमारी इंडियन नेवी।
इंडियन नेवी जब किसी को भी सल्यूट करती है तो क्योंकि इंडियन नेवी के ऑफिसर्स सबमरीन पर काम करते हैं, शिप पर काम करते हैं, तो उनके हाथों में तेल लग जाते हैं, उनके हाथ गंदे हो जाते हैं। तो अपनी गंदी हथेली को छुपाने के लिए वो जब खुली हथेली को माथे पर लेकर जाते हैं तो ज़मीन के साथ पैरेलल रखते हैं ताकि उनकी गंदी हथेली, जो हाथ गंदे हो गए हैं, वो सल्यूट करते वक्त दिखाई ना दे। मैं सर से जानना चाहता हूँ कि जैसे हमारे सरहदों की सुरक्षा हमारी सेना करती है, वैसे क्या कोई इंटरनेशनली हमारे साथ ऑनलाइन क्राइम कर सकता है? क्या कोई दूसरे देश के लोग हमारे सिस्टम्स को हैक कर सकते हैं? क्योंकि मैंने ऐसा कई बार पढ़ा था कि दूसरे देशों में इलेक्शन जो ऑनलाइन कुछ होते थे उनको हैक कर लेते थे दूसरे लोग। क्या हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है? देखिए सर, हमारे साथ हुआ है, दिल्ली एयरपोर्ट हैक हुआ है। हमारे साथ हुआ है कि हमारे कई हज़ारों वेबसाइट्स, गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैक हुई हैं और हमारे अड़ोसी पड़ोसी देशों ने भी करी हैं, जिनका जवाब भी उनको बहुत अच्छा मिला है। हमारे इंडियन हैकर्स भी बहुत तगड़े हैं जिनका जवाब उनको देते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं साइबर वारफेयर की बात अगर हम करें, साइबर वारफेयर हम एक अलग बात कर रहे हैं क्योंकि आने वाला जो वार है वो साइबर का ही है जी। जैसे अभी यूक्रेन और रशिया में चल रहा है, वो एक वार है जी। लेकिन रशिया इस अभी जो मैं बोलूँ, रशिया के हैकर्स बड़े मशहूर माने जाते हैं जी। और आप देखें कि अगला अगर कोई वार हो रहा है, जो कोल्ड वार चल रहा है, वो हैकिंग का ही चलता है कि देश के देश दूसरे देश की चीज़ों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते रहते हैं जी। और ये चल रहा है। और हमारी आर्मी की चौथी विंग तैयार हो चुकी है और मेरे ख्याल से आज 10 साल हो गए चौथी विंग तैयार हुए, जो कि साइबर वारफेयर पे ही है, साइबर टेररिज्म और उसको रोकने के लिए बनाई गई है। जी। साइबर टेररिज्म मतलब इस प्रकार की कोई चीज़ हैकिंग ना हो। जी, ये चौथी विंग तैयार हो चुकी है आर्मी जी। की। सर, मैंने ऐसा अक्सर देखा है कि कई बार कुछ ऐसी आपत्तिजनक तस्वीरें अचानक से फ़ोन पर खुल जाती हैं। आपन ने ऐसी कोई वेबसाइट नहीं खोली परंतु फिर भी अचानक से पॉपअप हो जाती है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि आप अगर अननोन सोर्सेज पे जाएंगे, उस पर आपकी सेटिंग जो है मोबाइल की, उस पर अगर आप लिखेंगे कि आपके ये जितने भी कुकीज़ है और ऐसे पॉपअप्स है, इसको आप ब्लॉक कर दीजिए। ये कुकीज़ होते क्या हैं? एक्चुअली एक टेक्निकल वर्ड है कुकीज़। कुकीज़ एक्चुअली क्या, आपके साथ जब कोई आप पेज ओपन करते हैं या कोई वेबसाइट आप ओपन करते हैं तो साथ में उसके साथ बहुत सारी चीज़ें आती है। जैसे हम कहते हैं चाय के साथ कुकीज़ खाते हैं, वैसा चाय के साथ कुकीज़ खाई जाती है जी। आपको पसंद हो चाहे नहीं, पर आएगी ज़रूर। जी जी। भले ही आप खाओ चाहे नहीं खाओ। जी। तो वैसे ही वो वेबसाइट के साथ आती हैं और आपको हमेशा अपने फ़ोन को, आपके फ़ोन में वो बूस्टर होगा या स्कैनर होगा तो आप करते होंगे तो काफ़ी उसमें लिखा था स्कैन इतने जंक फाइल्स, कुकीज़ और कैश मेमोरी, ये गायब करती है वो, आप कभी नोटिस करें तो जी। तो इससे आपके जो सिस्टम है उसकी स्पीड धीरे होती है, धीरे करता है और वो कहीं ना कहीं आपके फ़ोन या सिस्टम को ये डिले करता है और कहीं ना कहीं वो आपके फ़ोन को जंक बनाता जाता है और धीरे धीरे आपका फ़ोन डंप होने लगता है। लेकिन इससे उनको फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा नहीं है, ये एक्चुअल क्या है, ये साथ में आने वाली चीज़ें हैं कि ये आएंगी ही आएंगी। जैसे अगर हम सब्जी मान लीजिए धनिया खरीदते हैं तो उसके साथ मिट्टी साथ में आती है जी। थोड़ी बहुत आती है पर आती है, वैसे ही वो कुकीज़ हैं जो साथ में आएंगी ही आएंगी जी। उसको आप रोक नहीं सकते पर उसको ब्लॉक कर सकते हैं। सर, मैं एक और विषय पे बात करना चाहता था कि कई बार जैसे महिलाओं के कुछ वीडियोस निकल जाते हैं जी। कोई वेब कैमरा के माध्यम से वीडियो निकाल लेता है या फिर कोई वेब कैमरा के माध्यम से नहीं भी, कोई अपने आप फ़ोन में कोई ऐसा वीडियो है वो उसे हैक करके निकाल लेता है, फिर ब्लैकमेल करता है, तो ऐसी परिस्थिति में महिला को क्या करना चाहिए? देखिए, महिलाओं के साथ बहुत अच्छी बात यह है कि मध्य प्रदेश पुलिस ने महिलाओं के लिए, ऐसे केसेस के लिए उनका नाम भी हिडन रहता है, नंबर भी हिडन रहता है, नंबर हिडन रहता है। आप तुरंत जाइए, कंप्लेन करिए, आपका कहीं ओपन भी नहीं होगा और ऐसे केसेस के लिए तत्पर तैयार है मध्य प्रदेश पुलिस। आप तुरंत जाइए, साइबर सेल भोपाल जा सकते हैं, आप महिला शाखा अपराध जा सकते हैं, आप तुरंत जाके वहाँ कंप्लेन करिए और आपके कंप्लेन को तुरंत निवारण किया जाएगा। जी, धन्यवाद सर, आपने हमारे सभी सवालों के जवाब बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही विस्तार से दिए। आपके बहुमूल्य समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज 1961 में आज ही के दिन मनुष्य ने पहली बार अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी। हमने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत अब्दुल कलाम के शब्दों के साथ करी थी। मैं उन्हीं के जीवन की एक कहानी आपको सुनाता हूं और उसके साथ इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करूंगा। बचपन में अब्दुल कलाम जी इंडियन एयरफोर्स का एग्ज़ाम देना चाहते थे परंतु परीक्षा के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। उनकी बहन ने अपने कंगन बेचकर उनकी परीक्षा का बंदोबस्त कराया था। जब उन्होंने एग्ज़ाम दी, उन्होंने ये उम्मीद करा था कि मेरे सिलेक्शन हो जाएगा, नौकरी लगते ही पहली तनख्वाह से मैं अपनी बहन के कंगन खरीद कर उसे वापस करूंगा, परंतु दुर्भाग्यवश उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। वो इतने हताश हो गए, वो ऋषिकेश चले गए। उन्होंने सोचा कि मैं अपनी ज़िंदगी छोड़ दूंगा, मैं अपनी बहन से नज़रें कैसे मिलाऊंगा, मैं अपने पिता के सामने जाकर कैसे खड़ा हूँगा। अब आप ज़रा विचार कीजिए, आत्महत्या के बारे में सोच रहा, ऋषिकेश के पर्वत पर चढ़ रहा वो अब्दुल कलाम ये बात जानता ही नहीं है कि एक दिन वो भारत देश का राष्ट्रपति बनने वाला है।
कि एक दिन भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण जैसे पुरस्कार उसके हाथों में आकर खुद को गौरवान्वित महसूस करेंगे। पर भविष्य के गर्भ में हमारे लिए क्या छुपा है ये हमें नहीं पता। किसी भी असफलता से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। याद रखिए, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं और आपको छोड़ के जाते हैं खूबसूरत से गीत के साथ। नमस्कार।